नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संवैधानिक विकास किस तरह से जो संवैधानिक विकास हम देखते हैं कि जो चार्टर वगैरह आते हैं, अधिनियम वगैरह आते हैं, उनका किस तरह से डेवलपमेंट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में, किस तरह से उनका विकास क्रम चलता है ब्रिटिश सरकार के कालक्रम में। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, तो उम्मीद है आप वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे। संवैधानिक विकास विभिन्न अधिनियम 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अगले 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान किया। 1726 ईस्वी का चार्टर बंगाल, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को अपने अपने क्षेत्र में प्रशासनिक कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1773 ईस्वी का हम रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं, और ये एक्ट जो होते हैं ये संसद द्वारा पास होते हैं। तो यहाँ पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसलिए हम यहाँ पर इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं। रेगुलेट करना मतलब कि नियंत्रित करना। अब प्रावधानों की बात करें तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, और बंगाल का गवर्नर इस समय पर होता है वारेन हेस्टिंग्स, और उसको फिर यहाँ पर बना दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। बम्बई व मद्रास के गवर्नरों को उसके अधीन कर दिया गया, और जैसे गवर्नर जनरलों को कुछ मामलों में, जैसे युद्ध हो, संधियाँ हो, विदेश नीति हो, इन मामलों में बम्बई व मद्रास के गवर्नर जनरलों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो बम्बई और मद्रास के जो थे वह थे गवर्नर, और बंगाल का था वह था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया गया, और प्रशासनिक मामलों में सहायता देने के लिए इसका गठन यहाँ पर होता है। गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स था, उसकी परिषद में 4 सदस्य बनाए गए, और पहले जो 4 सदस्य थे उनमें थे फिलिप फ्रांसिस, बोरविल, क्लेवेरिंग और मॉनसन। यहाँ पर मॉनसन की मृत्यु हो जाती है 1776 में, तो एडवर्ड व्हीलर को यहाँ पर अगला सदस्य बनाया जाता है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसके मुख्य न्यायाधीश, जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने, वो थे एलिजा एम्पे, और शुरुआती जो 3 अन्य न्यायाधीश बने उनमें थे लिमिस्टर, हाइट्स और चैम्बर्स। अब चैम्बर और सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता केवल कलकत्ता तक ही थी। तो आज के सुप्रीम कोर्ट की तरह ये नहीं था, ठीक है। तो ये कलकत्ता क्षेत्र के जो मामले थे उनको देखने के लिए इसको ये बनाया गया था। यूरोपीय लोगों के मामलों को ये सुनता था, और भारतीय मामलों को तब सुनता था जब वे अपील करते थे। तो भारतीय लोगों का कोई बड़ा मामला हो जाए और जब वह अपील करे तब ये सुनते थे, वरना ये नहीं सुनते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन का यहाँ पर प्रावधान किया गया, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 सदस्यों वाला था, और कंपनी के शेयर होल्डर्स थे इनमें जिनकी पूंजी 1000 पाउंड से ज़्यादा हो, उन्हें डायरेक्टर के चुनाव में वोट देने का अधिकार था। तो यहाँ पर जिनकी पूंजी, जिनके पास में संपत्ति या फिर जो शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने 1000 पाउंड से ज़्यादा का निवेश किया है ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो लोग यहाँ पर वोट दे सकते थे, और उन्हीं में से कुछ लोग अपना नामांकन भर सकते थे कि भाई हमको यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसमें हमको आना है। तो कोर्ट ऑफ कंट्रोल में वह प्रतिनिधि बनते थे, और फिर उनका चुनाव होता था, और जिनकी निवेश पूंजी यहाँ पर 1000 पाउंड से ज़्यादा होती थी वह यहाँ पर वोट देते थे। डगास बिल 1783, फॉक्स इंडिया बिल 1783, ये सारे यहाँ पर आते हैं, और ये पारित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण सरकार गिर जाती है। अब देखो यहाँ पर लंदन में क्या होता है, फॉक्स और नॉर्थ की सरकार होती है, और ये होता है कि भैया ये भारत के विषय में डगास और फॉक्स इंडिया बिल ये लेकर आते हैं, लेकिन इनको बहुमत नहीं मिल पाता है, और ये इन्हें पास नहीं कर पाते हैं। तो संसद में सिंपल सा नियम होता है, हमारे भारत की संसद में भी है, कि सरकार कोई बिल लाए और अगर उसे पास न करवा पाए, इसका मतलब होता है कि सरकार के पास में बहुमत नहीं है, और अगर सरकार के पास में बहुमत नहीं है तो फिर सरकार अयोग्य मानी जाती है, सरकार गिर जाती है, और फिर जो बड़ी पार्टी होती है उसको आमंत्रित किया जाता है।
तो यहाँ पर 1783 में ये पहला मामला था, पहला और अंतिम मामला था जब भारत की किसी मामले के चलते इंग्लैंड में सरकार गिर गई। तो यहाँ पर भारत के विषय में ये 2 एक्ट लेकर आते हैं, बिल लेकर आते हैं, और जब बिल पास होता है तब वो एक्ट बनता है। तो यहाँ पर ये बिल पास ही नहीं हो पाए और यहाँ पर इनकी सरकार गिर गई, फॉक्स और नॉर्थ की। अब देखिए 1718 ईस्वी का एक्ट सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता बंगाल प्रांत तक की गई और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1773 के बाद 1781 का ये एक्ट ला रहे हैं और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो क्षेत्र उसका कलकत्ता से बढ़ाकर पूरे बंगाल में कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए किसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में वाद का विषय नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद में आता है 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट। अब इसको क्या कहते हैं, पीट्स इंडिया एक्ट इसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि भैया इस समय पर जो गवर्नर जनरल होता है वह कौन होता है, वह होता है यहाँ पर गवर्नर जनरल 1784 तक कौन रहता है, वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर रहता है। अब गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 की गई, क्योंकि गवर्नर जनरल को यहाँ पर जो 4 सदस्य हो गए थे, 4 के कारण क्या होता था कि बहुमत ठीक से बन नहीं पाता था और गवर्नर जनरल को समस्या होती थी, इसलिए सदस्य 3 किए गए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसमें 6 सदस्य होते थे। और यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स भारत में ना होकर इंग्लैंड में होता था, लंदन में, और लंदन से ये सारी चीज़ें देखता था। इसमें 4 सदस्य ब्रिटिश शासक द्वारा नियुक्त होते थे और 2 सदस्य जो मंत्रिमंडल होता था उसमें से चुने जाते थे। अब 2 सदस्य कौन होते थे, तो एक तो ब्रिटेन की सरकार का वित्त मंत्री और एक विदेश मंत्री इसमें शामिल होता था। बाकी 4 सदस्य ब्रिटेन का राजा या रानी चुनता था कि भाई 4 में से वो किसी को भी चुन सकता था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, इसका काम क्या था, तो यह एक प्रकार से नियंत्रक मंडल था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का जो मंडल है, तो इसका काम था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी सही दिशा में जाए और ये किसी भी प्रकार का गलत कदम न उठा पाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने हेतु इसे बनाया गया। गवर्नर जनरल की आधिकारिकता को बम्बई एवं मद्रास के गवर्नरों पर और बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1784 में गवर्नर जनरल काफ़ी शक्तिशाली यहाँ पर हो जाता है। इससे पहले हम देखते हैं कि 1773 में कुछ मामलों में ही वो बम्बई और मद्रास के उसके कंट्रोल में रहते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल के। लेकिन 1784 से तो और भी ज़्यादा उसके अधिकार बढ़ा दिए जाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के। अब पहली बार ऐसा होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को यहाँ पर पृथक किया जाता है। 1786 ईस्वी का एक्ट कॉर्नवालिस के लिए यहाँ आता है, क्योंकि कॉर्नवालिस भैया जब इस समय पर क्या चल रहा होता है, 1774 से 83 के दौरान अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम चल रहा होता है। तो वहाँ पर कॉर्नवालिस जाता है, लेकिन वह वहाँ पर लड़ता है, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद वह विद्रोह को दबा नहीं पाता और वहाँ कॉर्नवालिस की बहुत बुरी हार होती है। लेकिन यहाँ पर कॉर्नवालिस एक अच्छा प्रशासक था और उसने काफ़ी हद तक कंट्रोल करने का प्रयास किया था अमेरिका में, लेकिन उससे नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है या फिर जो इंग्लैंड की सरकार होती है, वह उसको भारत में गवर्नर जनरल बनकर जाने को कहती है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर वह अपनी कुछ शर्तें रखता है, तो उन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए यहाँ पर कॉर्नवालिस को लाया जाता है। तो यहाँ पर कॉर्नवालिस को इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी उसमें निहित कर दी जाती है कि भाई अब से जो चीफ कमांडर होगा वह गवर्नर जनरल ही होगा, उसके पास में और भी ज़्यादा उसके पद को शक्तिशाली बनाया जाता है। कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल की परिषद की राय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से एक तो वह बन गया सुप्रीम कमांडर और ऊपर से यहाँ पर प्रशासन में भी वह सुप्रीम हो गया, क्योंकि अब वह जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनके नियमों को भी नहीं मानने को वह तैयार था। 1793 का एक्ट आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते आदि भारतीय राजकोष से देना तय होता है
और इसी को दादा भाई नौरोजी धन निकासी का सिद्धांत कहते हैं कि भाई एक तो तुम व्यापारिक कंपनी बनकर हमारे देश में आ रहे हो, निवेश कर रहे हो, और फिर ऊपर से तुम हमारे ऊपर टैक्स अलग से लगा रहे हो, तो तुम हमारे ही पैसा लूट कर तुम हमारे ही ऊपर शोषण कर रहे हो, और ऊपर से जो तुम हथियार हम पर बरसा रहे हो वो भी तुम हमारे ही पैसे से खरीद रहे हो। तुम्हारे अधिकारी तुम कह रहे हो कि भाई इंग्लैंड की सरकार है, तो तुम इंग्लैंड के पैसे दो ना, तुम हमारे पैसे क्यों दे रहे हो। तो ये बात कौन निकालता है, ये बात निकालते हैं दादा भाई नौरोजी, और उनका एक ऐसे है 1867 के आसपास वह लिखते हैं, ये ध्यान रखना, पॉवर्टी एंड अनबेटर्स रूल इन इंडिया, ये याद रखना, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और 1893 या 92 के आसपास जब बिल्बी कमीशन आता है तो उसके सामने भी वह लंदन में कहते हैं कि भाई किस तरह से धन निकासन भारत से हो रहा है। अब 1813 ईस्वी का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और केवल चाय व चीन के साथ व्यापार बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक अधिकार अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ईसाई मिशनरियों को संरक्षण देने एवं मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट यहाँ पर दी गई। भारत में ब्रिटिश सरकार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा व साहित्य के विकास पर खर्च करेगी, ऐसा कहा जाता है। 1833 ईस्वी का एक्ट यहाँ पर आता है और इसके क्या प्रावधान होते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। अब एक बात ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भैया जैसे जैसे एग्ज़ाम आते जाते हैं हमको ये लगता है कि हम सब भूलने लगते हैं। जैसे मैं खुद जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है और मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ भूलने लगा हूँ। क्या दिल्ली सल्तनत थी, कहाँ गुप्तके थे, कहाँ मौर्य में किसको क्या कहते थे, मैं सब भूलने लगा हूँ। तो ये बड़ा हेडेक यहाँ पर होता है कि भैया इतना पढ़ने के बाद भी हमको लगता है कि हमको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा होता है, पर अब देखो अब क्या होगा देखा जाएगा। अब प्रावधान की बात यहाँ करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार यहाँ पर से पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। 1813 में क्या रहता है कि चाय और चीन पर तो बना रहता है, बाकी चीज़ों पर समाप्त होता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि चाय पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ, तो वह आता है 1833 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है और बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पर से भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है और विलियम बेंटिंग जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था वह पहला भारत का गवर्नर जनरल बनता है। अब विधायी केंद्रीकरण स्थापित किया गया, प्रांतों के गवर्नर जनरल से कानून बनाने की शक्ति छीनी। अब केवल भारत का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकता था। तो प्रांतों के गवर्नर तो सिर्फ प्रांतों के कानून बना सकते थे, लेकिन वह प्रांतीय कानून जैसे बम्बई के गवर्नर ने कोई कानून बनाया तो वह मद्रास प्रेसिडेंसी में नहीं लागू होगा, सिर्फ बम्बई के क्षेत्राधिकार में लागू होगा। लेकिन अगर विलियम बेंटिंग ने भारत के गवर्नर जनरल ने कोई कानून बना लिया तो वह बम्बई, बंगाल, मद्रास हर जगह जहाँ जहाँ इनका शासन है वहाँ वहाँ पर लागू होगा। अब अधिनियम की धारा 87, तीसरा पॉइंट की 5वां पॉइंट क्या है, अधिनियम की धारा 87 के तहत घोषित किया गया कि सरकारी सेवाओं में भारतीयों के साथ नस्ल, रंग, धर्म, वर्ण एवं जाति के आधार